वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टडी टॉपिक है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और ये कैटेगरीज हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो इनमें अंतर क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर समझते हैं हम लोग। देखिए, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम ये देखते हैं कि कोई जीन जो है, जो कि किसी करेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो ऑल्टर हो जाए या उसमें म्यूटेशन हो जाए, उसमें बदलाव हो जाए, जिसके कारण जो ट्रेट है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा या वो अफेक्ट हो जाएगा। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ये ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र होते हैं, जनरेशन से जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि मेंडल ने दिए थे, है ना। फैक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जस्ट लाइक दैट। अगर जीन के अंदर कोई बदलाव होता है, कोई चेंज होता है, तो फिर वो जो चेंज्ड जीन है वो अगली जनरेशन को जा सकता है और उससे अगली जनरेशन पर भी इफेक्ट दिखाई दे सकता है। जो कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो हैं हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन यूरिया एंड थैलेसीमिया। ये सब आप पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना, इस चैप्टर में। यहाँ पर ये बात बताना आवश्यक है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं ये या तो डोमिनेंट होते हैं या रिसेसिव होते हैं। अगर आप पेडिग्री एनालिसिस करें किसी फैमिली में जहाँ पर ये डिसऑर्डर्स प्रेजेंट हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये डिसऑर्डर्स डोमिनेंट हैं या रिसेसिव हैं। ठीक इसी प्रकार से कोई भी ट्रेट है तो वो ट्रेट हो सकता है कि ऑटोसोम्स से ना रिलेट हो, वो सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ा हुआ हो, है ना। तो अगर वो सेक्स क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, या दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस, तो यहाँ पर जो जीन्स हैं जो इनको कॉज करते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं। तो कौन सा वाला सेक्स क्रोमोसोम है जिस पे प्रेजेंट होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं वो, ठीक है ना। इट इज इविडेंट दैट दिस एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट shows transmission from carrier female to male progeny। तो ये जो हीमोफीलिया है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। अब इसको समझने के लिए हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं जीनोटाइप का। देखिए, सपोज एक फीमेल है, उसका जीनोटाइप ऐसा होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उसके पास एक्स और एक्स। सपोज वो फीमेल कैरियर है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? उसका जीनोटाइप होगा x की पावर h x, ऐसे हम इसको शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये हमें इस ट्रेट के बारे में पता है, ये x लिंक्ड है, तो हमने यहाँ पर x क्रोमोसोम्स को दिखा रखा है, ठीक है ना। उसके बाद ये रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव होने का मतलब ये है कि ये तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों क्रोमोसोम्स के पास ये डिफेक्टिव जीन होगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर पहला वाला केस है, इसमें फीमेल कैसी है? कैरियर है। मतलब वो फीमेल जो है उसके पास जीन तो है, लेकिन वो उसके जो डिसीज के साइंस हैं उसको शो नहीं कर रही है, ठीक है ना, केवल जीन को कैरी कर रही है। जबकि दूसरे केस में, नीचे वाला जो ये वाला केस है, इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों क्रोमोसोम्स पर वो जीन प्रेजेंट है, हीमोफीलिया वाला, और अब इस केस में जो फीमेल है वो अफेक्टेड है, ठीक है। तो अगर हम दूसरी तरफ मेल का देखें तो मेल में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। इस केस में अगर इस वाले एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का जीन है तो हम इस तरह से इसको शो करेंगे, और ये मेल कभी कैरियर नहीं हो सकते, बिकॉज यहाँ पर एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो ये सीधा सीधा अफेक्टेड हो जाते हैं, मतलब इनको हीमोफीलिया
हो जाता है। तो मतलब हम समझ गए यहाँ पर कि हीमोफीलिया होने का जो चांस है वो मेल्स को बहुत ज़्यादा है और फीमेल्स को तो थोड़ा कम चांस है, बिकॉज फीमेल्स तो कैरियर भी हो सकती हैं। अब देखिए रिसेसिव ट्रेट कैसे पता चलता है आपको इसमें। देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम के पास जीन है, एक के पास नहीं है, तो हीमोफीलिया वाला। तो अब इस केस में आप देख रहे हैं कि ये अफेक्टेड नहीं है, ये केवल कैरियर है। अगर ये डोमिनेंट ट्रेट होता तो उस केस में क्या होता, इस वाले केस में भी अफेक्टेड हो जाती, तो जबकि ऐसा नहीं होता है। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो हीमोफीलिया है वो कैसा है, एक्स लिंक्ड है और रिसेसिव ट्रेट है। तो ये कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनाई को हो सकता है ना, मेल प्रोजेनाई को पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा, देखिए एक्स एच एक्स, सपोज दिस इज द मदर, और फादर कैसा है, एक्स वाई, नॉर्मल फादर है, ठीक है। फीमेल इज द कैरियर। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशंस क्या आ सकते हैं हमारे पास, जो हमारे पास जनरेशन आएगी वो कॉम्बिनेशंस आएंगे एक्स एच एक्स, एक्स एच वाई, एक्स एच एक्स एंड एक्स वाई, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास 4 इस समय जीनोटाइप्स आए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये 4 हमारे पास जीनोटाइप्स हो सकते हैं अगर एक कैरियर फीमेल क्रॉस करती है एक नॉर्मल मेल से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हीमोफिलिक मेल कौन सा है, हीमोफिलिक मेल है ये वाला, ठीक है ना, ये एक हीमोफिलिक मेल है, जबकि ये कैरियर फीमेल है और बाकी ये नॉर्मल फीमेल है और ये नॉर्मल मेल है। तो मतलब आप समझ गए कि एक कैरियर फीमेल मेल प्रोजेनाई को ट्रांसफर कर सकती है इसको, और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। नेक्स्ट इज द कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस में कलर ब्लाइंडनेस भी एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है और इसका जो जीन है वो एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, जस्ट लाइक हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस में हमारे रेड या ग्रीन कोन्स जो होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं और इस वजह से जो हम रेड और ग्रीन कलर की पहचान है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो इसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। और इसका रीज़न क्या है कि कुछ जीन्स हैं जो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, अगर उनमें म्यूटेशन हो जाए तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। लगभग 8% मेल्स को और लगभग 0.4% फीमेल्स को कलर ब्लाइंडनेस होते हुए देखा गया है। अब ऐसा क्यों है कि इतने सारे मेल्स अफेक्टेड हैं और फीमेल्स इतनी कम क्यों हैं अफेक्टेड? बिकॉज जो जीन्स कलर ब्लाइंडनेस कॉज करते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पर है। अब एक्स क्रोमोसोम मेल में केवल एक ही होता है, तो अगर उस पर जीन है तो मेल को ये होगा ही 100%। लेकिन अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और यहाँ पर हम इसको सी से डिनोट करते हैं। जैसे हमने हीमोफीलिया में एक्स एच एक्स लिया था, यहाँ पर हम एक्स सी लेते हैं कलर ब्लाइंडनेस में। तो फीमेल में अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर ये जीन प्रेजेंट है, म्यूटेटेड जीन, तो इस केस में ये फीमेल कैरियर हो जाती है, यानी डिसीज को कैरी करती है बट डिसीज के साइन शो नहीं करती है। तो इसीलिए फीमेल्स को ये होने का चांस कम होता है। आइए अब एक केस डिस्कस करते हैं। सपोज मदर कैरियर है और उसकी मैरिज होती है एक नॉर्मल मेल से, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो मदर है वो कैरियर है। कैरियर का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज एक्स सी एक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर बिकॉज ये एक रिसेसिव ट्रेट है तो ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है अभी। अगर ये दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर होता तो ये फीमेल भी कलर ब्लाइंड हो सकती थी।
तो अगर इस केस में ये मैरिज होती है तो फिर यहाँ पर प्रोजेनाए कैसे आएंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला चांस है XCX, दूसरा चांस है XCY, तीसरा है XX और चौथा है XY। ये चांसेस हैं। तो आप देख रहे हो एक 25% चांस है कि जो फीमेल होगी वो फीमेल प्रोजेनाई होगी वो कैरियर होगी कलर ब्लाइंडनेस के लिए। 25% चांसेस हैं कि जो मेल प्रोजेनाई होगा वो कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। और 25% चांसेस हैं कि नॉर्मल फीमेल और 25% चांसेस हैं कि नॉर्मल मेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं। सपोज फीमेल इज कलर ब्लाइंड XCXC और यहाँ पर जो मेल है वो नॉर्मल है XY। तो इनका जब इनकी मेटिंग होगी तब क्या हो सकता है, इसका हम रिजल्ट देखते हैं। तो प्रोजेनाए पहला होगा XCX, दूसरा होगा XCY, तीसरा होगा XCX और चौथा होगा XCY। तो ये कैसे हो रहा है आपको क्लियर होगा सभी को, ठीक है। पहला, दूसरा, ठीक है ना, तीसरा, चौथा, ऐसे हमने कॉम्बिनेशंस यहाँ पर बना लिए। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 25% चांसेस हैं, 25 नहीं 50% चांसेस हैं कि कैरियर फीमेल होगी और 50% चांसेस हैं कि कलर ब्लाइंड मेल होगा। तो मतलब आपके सामने ये बात क्लियर हो गई कि अगर अफेक्टेड है फीमेल, कलर ब्लाइंड है, तो ऐसे केस में अगर वो नॉर्मल मेल से मैरिज होती है उसकी, तो फिर 50% चांसेस हैं कि जो बेबी है, जो मेल बेबी है वो कैसा होगा, मतलब अगर उसको मेल बेबी हुआ तो 100% वो तो कलर ब्लाइंड होना है और 50% चांसेस हैं कि वो कैरियर फीमेल को प्रोड्यूस करेगी। ये आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर हम XCX को देखते हैं तो XCX में कलर ब्लाइंड क्यों नहीं है वो मदर, बिकॉज ये जो जीन है ये रिसेसिव है और ये जब नॉर्मल जीन के साथ में प्रेजेंट होता है, जो X पर नॉर्मल जीन प्रेजेंट है और X इस वाले X क्रोमोसोम पर रिसेसिव म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि कलर ब्लाइंड वो फीमेल नहीं होती, वो कैरियर कहलाती है। A daughter will not normally be colorblind unless her mother is a carrier and her father is colorblind. तो ये वाला केस देख लेते हैं। मदर कैसी है, कैरियर है XCX और फादर कैसा है, कलर ब्लाइंड है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रोजेनाए कैसे आ रहे हैं, XCXC है ना, XCY, XCXXY। क्लियर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फीमेल है ये कैसी है, कलर ब्लाइंड। तो इसके कलर ब्लाइंड होने का चांस केवल तभी है जब मेल कलर ब्लाइंड हो और फिर उसका जो उसकी मैरिज है एक कैरियर फीमेल से हो जाए, तो ऐसे केस में कलर ब्लाइंड फीमेल हो सकती है। या कलर ब्लाइंड मेल हो और उसकी मैरिज कलर ब्लाइंड फीमेल से हो, तब तो फिर कलर ब्लाइंड फीमेल होगी ही, इसका तो चांसेस हैं ही। तो आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो हीमोफीलिया को फिर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही था अपने वीडियो में कि जो हीमोफीलिया है ये सेक्स लिंक्ड है और ये रिसेसिव डिसीज है। सेक्स लिंक का मतलब ये कि ये किसी सेक्स क्रोमोसोम पर इसके जीन होते हैं और वो कौन सा क्रोमोसोम होता है, X, और इस तरह से हम इसको डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो
ये जो हीमोफीलिया है ये अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल से मेल प्रोजेनाई में जा सकता है। और ये जो डिसीज़ है ये क्यों होती है? इस डिसीज़ में जो प्रोटीन होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, है ना, वो प्रोटीन जो है वो ठीक से फॉर्म नहीं होता है। यानी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो फैक्टर फॉर्म नहीं होते, जिस वजह से ब्लड क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पाती। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और अगर फैक्टर नहीं बनता है उसके लिए सपोज, तो फिर हम ब्लड क्लॉटिंग होते हुए नहीं देख पाते। तो हीमोफीलिया इस वजह से होता है। इसीलिए जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है अगर उसको कट लग जाए तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती चली जाती है। तो अगर एक हेट्रोजाइगस फीमेल है, सपोज कैरियर है ना, हीमोफीलिया के लिए, तो वो अपने सन्स को इसको ट्रांसफर कर सकती है। तो यानी वही केस XHX तो इस केस में XHXXHY ये कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, XX एंड XY। तो आप देख रहे हो ये वाला सन जो है अफेक्टेड है। तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं, और पेडिग्री भी इसकी स्टडी कर सकते हैं बहुत इजीली। फीमेल के हीमोफिलिक होने के जो चांसेस हैं वो एक्सट्रीमली रेयर कहे जाते हैं, बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई बेबी आपको देखने को मिले तो वो कभी तब देखने को मिलेगा, हीमोफिलिक फीमेल आपको कब देखने को मिलेगी, जब फादर हीमोफिलिक हो और फीमेल कम से कम कैरियर हो। यानी ये कंडीशन हो XCX का क्रॉस हो रहा है XCY के साथ। ऐसे केस में ही हमको, सॉरी मैंने यहाँ XC बना दिया, आप इसको XH ले लीजिए, XHX, और इसका क्रॉस किसके साथ हो रहा है? XHY। यानी फादर कैसा है? हीमोफिलिक है, और मदर कैसी है? कैरियर है। इस केस में जो फीमेल प्रोजेनाई डेवलप होगी उसको हीमोफिलिया होगा। ठीक है ना। अब ये जो डिसीज़ है इसकी बहुत स्टडी हुई है ना। आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मेल्स होते हैं, फादर है सपोज, अगर उसको हीमोफीलिया है तो वो बहुत लंबी ज़िंदगी जिए इस बात की संभावना भी कम होती है। इसीलिए फीमेल्स के जो हीमोफिलिक होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बड़ी कम देखी जाती हैं, बिकॉज ऐसे मेल्स जो हीमोफीलिया का शिकार होते हैं वो ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जी भी नहीं पाते हैं। तो ऐसे केस में हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव एज तक भी ना पहुंच पाए। इसीलिए जो हमारी पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, उसमें फीमेल्स बहुत कम है हीमोफिलिक और मेल्स ज़्यादा हैं हीमोफिलिक। बिकॉज ये जो हमारा मेल होता है इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है ना, तो हीमोफिलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जबकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो हीमोफिलिया है ये क्वीन विक्टोरिया, इनकी जो पेडिग्री है, फैमिली पेडिग्री, इसमें आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो ब्रिटिश फैमिली है, रॉयल फैमिली, इसमें ये डिसीज़ काफ़ी लोगों को है और उनकी फैमिली में ये डिसीज़ चल रही है, क्योंकि ये जेनेटिक डिसीज़ है तो ये लगातार ट्रांसफ़र होती चली जा रही है उनकी फैमिली में। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस देखने को मिलता है हीमोफीलिया का आपको। द नेक्स्ट डिसीज़, द नेक्स्ट वन इज़ द सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ना। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे आरबीसी होते हैं वो सिकल शेप्ड हो जाते हैं। और ऐसा कब होता है? जब ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होती है, तब ये सिकल शेप्ड हो जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और पर्सन कैसा हो जाता है? अनीमिक हो जाता है। तो ये डिसीज़ कैसी है सिकल सेल एनीमिया? इट इज़ ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। तो मतलब ये ऑटोजोम्स के कारण होती है और ये रिसेसिव ट्रेट है। क्लियर? और ये ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग्स व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ द जीन। तो मान लीजिए दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कैरियर हैं इसके, तो ये ऑफ स्प्रिंग्स में देखी जाएगी डिसीज़, क्योंकि जब आगे जाके मीटिंग होगी तो फिर वो जीन्स एक साथ आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब कौन से एलील्स हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं? तो HbA एंड HbS इसे कंट्रोल करते हैं। याद रहे हम यहाँ पर X और Y क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं? बिकॉज X और Y तो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जबकि ये डिसीज़ कैसी है? ऑटोजोमल डिसीज़ है।
तो ऑटोजोमल डिसीज होने की वजह से हम दूसरे सिंबल यूज करते हैं। अब क्योंकि यहाँ हीमोग्लोबिन इन्वॉल्व है तो हमने हीमोग्लोबिन से रिलेटेड यहाँ पर सिंबल्स ले लिए हैं एलील्स के लिए। तो HbA और HbS हम यहाँ पर ले रहे हैं। HbS जो है वो डिसीज्ड फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और HbA नॉर्मल है। तो HbA विल लीड टू द नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड HbS विल लीड टू द डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन। यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो अब जीनोटाइप्स कैसे 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 आ सकते हैं, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सपोज एक जीनोटाइप है हमारे पास HbS, ठीक है ना, एक जीनोटाइप है हमारे पास HbA HbS, और तीसरा जीनोटाइप क्या हो सकता है HbA HbA। तो जो HbA HbA होगा वो तो बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है ना। जो HbA HbS होगा ये कैसा होगा, ये भी नॉर्मल ही दिखाई देंगे, लेकिन ये कैरियर होंगे। कैरियर क्यों होंगे, बिकॉज एक इनके पास एलील हीमोफिलिया के लिए है ना। जैसे कि हम इसको यहां देख लेते हैं HbA HbS, ये कैसा होगा, ये कैरियर होगा। ये कैरियर क्यों है, बिकॉज इसके पास एक एलील तो हीमोफिलिया, सॉरी सिकल सेल, मैं हीमोफिलिया बोल रहा हूं, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, सिकल सेल एनीमिया। एक एलील तो इसके पास सिकल सेल एनीमिया का है, बट दूसरा वाला नॉर्मल है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करेगा। तो इस केस में ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कैरियर, क्योंकि ये हमारा कैसा ट्रेट है, ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ये, इसीलिए। तो ये वाला जो हो गया हमारा कैरियर हो गया। HbA कैसा हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये कैरियर हो गया, इसको डिसीज हो नहीं रही बट इसके पास जीन है। और ये वाला जो है HbS HbS, ये कॉम्बिनेशन जो है डिसीज्ड फिनोटाइप कहलाएगा, मतलब इसको सिकल सेल एनीमिया होगा। तो अब ये होता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन है इसका रीजन, सिकल सेल एनीमिया का जो रीजन है वो पॉइंट म्यूटेशन है। ध्यान से देखिए, सपोज ये नॉर्मल HbA जीन है हमारे सामने, है ना, तो मतलब ये जो डीएनए है हमारा, ये डीएनए है, इस डीएनए में बहुत सारे बेस पेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वाले बेस पेयर्स, 3 बेस पेयर्स आपको दिखाए गए हैं यहाँ पर। नॉर्मल HbA जीन में ये जो बेस पेयर्स होते हैं, इससे जो mRNA बनता है वो ये बनता है GAG, और उस mRNA की वजह से जो प्रोटीन बनता है वो होता है ग्लूटामिन GLU, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो एक लॉन्ग पेप्टाइड है, यानी बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड हैं, और छठे नंबर पर GLU है, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड, अगर इस ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर दें किसी और अमीनो एसिड से, देखिए ये यहाँ पर वेलिन आ गया है, वेलिन, ये कैसे आ गया है, ये जो HbS पेप्टाइड है ये अलग हो गया HbA पेप्टाइड से। क्यों, देखिए बाकी सारे अमीनो एसिड्स तो वही हैं, लेकिन जो छठे नंबर पर अमीनो एसिड है वह बदल गया है। यहाँ पर ग्लूटामिक एसिड है HbA पेप्टाइड में, जबकि HbS पेप्टाइड में वेलिन है। ये वेलिन क्यों आ गया, वेलिन इसलिए आ गया कि आप यहाँ देखिए, ये जो थाइमीन है ये आ गया है बीच में, T, एडनिन की जगह क्या आ गया है, थाइमीन आ गया है। तो HbS जीन जो है वो म्यूटेटेड जीन है, यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। पॉइंट म्यूटेशन मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि जब एक बेस पेयर हमारा चेंज हो जाए या डिलीट हो जाए या एक बेस पेयर इंसर्ट हो जाए तो पॉइंट म्यूटेशन होता है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं GAG, आगे भी लॉन्ग चेन है, पीछे भी एक लॉन्ग चेन है, ठीक है ना, CTC, ये एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन है। अगर इस A की जगह T आ जाए, ठीक है, तो यहां पर इस T की जगह क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, A आ जाएगा यहां पर। दिस इज व्हाट, दिस इज पॉइंट म्यूटेशन। A की जगह T आ गया और नीचे T की जगह
ए आ गया, जिसकी वजह से जो mRNA है वो चेंज हो गया, और mRNA चेंज हो गया तो ये जो अमीनो एसिड है जो इससे कोड होता है वो चेंज हो गया। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया है, और ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हुआ है हमारे डीएनए में। डीएनए में कौन सा पार्ट? जो जीन है उसमें। तो जो डिफेक्टिव जीन है उसका जो पेप्टाइड है, हीमोग्लोबिन का पेप्टाइड है, वो ऑल्टर हो गया है, बदल गया है, और ऐसा होने पर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी बदल जाएंगी, और जिसकी वजह से ये सिकल शेप्ड हो जाएगा जब ऑक्सीजन टेंशन होगी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस वाले नेक्स्ट पेज पर कि ग्लूटामिन, जो ग्लूटामिक एसिड है उसको चेंज कर दिया गया किससे? वेलिन से, एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन होती है, बीटा चेन होती है। जो बीटा चेन होती है उसमें जो 6th पोजीशन है उस पर जो अमीनो एसिड है वह बदल जाता है अगर पॉइंट म्यूटेशन हो जाए जीन में। तो इस वजह से फिर क्या होता है? द सब्स्टिट्यूशन of amino acid in the globin protein results due to a single base substitution at the 6th codon of beta globin gene from GAG to GUG। तो ये आप अभी पढ़ चुके हैं। कोडॉन किसे कहते हैं? कोडॉन एक्चुअल में जो 3 बेस पेयर्स हैं उसके कॉम्बिनेशन को हम कोडॉन कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होने के कारण क्या हुआ? जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो अब हो गया म्यूटेंट। तो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जब लो ऑक्सीजन टेंशन होगी ऐसे केस में पॉलीमराइजेशन करेगा, यानी आपस में बाइंड करना स्टार्ट कर देगा, और ऐसा होने से जो शेप है आरबीसी का वह बदल जाएगा, और अब वो बाइकॉन्केव से बदलकर इलोंगेटेड सिकल शेप्ड हो जाएगा। ऐसा सिकल शेप्ड आरबीसी हमारे ब्लड वेसल्स में, जो फाइन ब्लड वेसल्स हैं जैसे कैपिलरीज हैं, उसमें स्टक हो जाएगा और धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पर्सन को अनीमिया हो जाएगा, जिसको हम फाइनली सिकल सेल अनीमिया के नाम से जानते हैं। तो defective hemoglobin is the reason for sickle cell anemia. And why that defective hemoglobin is formed? It is formed because of the point mutation in the gene. तो ये कैसा हो गया? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट हो गया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट इज द फिनाइल कीटोन यूरिया, जो हम पिछले वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, प्लियोट्रॉपी में भी पढ़ा था हमने इसको, है ना। तो ये भी एक इनबॉर्न एरर है हमारे मेटाबॉलिज्म में, जो कि इनहेरिट की जाती है एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब हुआ ये कि इसके जो जीन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? इसके जीन्स हमारे ऑटोसोम्स में प्रेजेंट है, और ये एक रिसेसिव ट्रेट है। तो जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा उसके अंदर जो डिफेक्टिव जीन होंगे उसके कारण जो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम है वो नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब वो एंजाइम जब नहीं बनेगा तो जो फिनाइल एलानाइन है वह टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। टायरोसिन की रिक्वायरमेंट हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए होती है। तो फिनाइल एलानाइन जो है जब ये कन्वर्ट नहीं होगा टायरोसिन में, तो धीरे धीरे फिनाइल एलानाइन का जो लेवल है वो बॉडी में बढ़ेगा, वो एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, और जब ये फिनाइल एलानाइन ज़्यादा बढ़ जाता है तो धीरे धीरे कन्वर्ट होता है फिनाइल पायरुविक एसिड में और दूसरे डेरिवेटिव्स में भी। तो ये जब ज़्यादा बढ़ जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड तो फिर ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगता है और मेंटल रिटार्डेशन का एक कारण बनता है। ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ये यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट आउट होता है, बिकॉज ये ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारी किडनीज के अंदर, तो हमारे यूरिन के थ्रू पास आउट होता है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया भी एक डिफेक्टिव जीन की वजह से हो रहा है, और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। द लास्ट Mendelian disorder that we are studying here is thalassemia. Thalassemia क्या है? It is an autosomal linked recessive blood disease. It is transmitted from parents to the offsprings when both the partners are unaffected carrier for gene. मान लीजिए दोनों पेरेंट्स
हेट्रोजाइगस हैं जिनके पास डिफेक्टिव जीन प्रेजेंट है। अब क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, तो इस केस में हमको ये समझना होगा कि कैरियर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो पेरेंट्स जो हैं अगर उनके पास थैलेसीमिया से रिलेटेड जीन्स हैं लेकिन वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, तब अगर इनके ऑफस्प्रिंग्स आए इनकी मैरिज के बाद तो वो थैलेसीमिक होंगे। अब ये डिफेक्ट क्यों आता है? ये डिफेक्ट आता है आइदर म्यूटेशन और डिलीशन। जो हमारे जीन्स हैं उसका कुछ पार्ट म्यूटेट हो जाए या डिलीट हो जाए, जिसके कारण जो है हमारे हीमोग्लोबिन के अल्फा और बीटा चेन जो हैं ये अफेक्ट हो सकते हैं, और अल्फा चेन और बीटा चेन की जो सिंथेसिस है वह ऑल्टर हो सकती है, घट सकती है, ठीक है ना। डिफेक्टिव जीन्स की वजह से अल्फा और बीटा चेन जो होती हैं हमारे हीमोग्लोबिन में, उनकी जो सिंथेसिस है वो घट सकती है, कम हो सकती है। इसकी वजह से हीमोग्लोबिन कैसा बनेगा? आपका एबनॉर्मल बनने वाला है, और अल्टीमेटली जब हीमोग्लोबिन कम बनेगा या एबनॉर्मल बनेगा तो पर्सन को क्या हो जाएगा? अनीमिया हो जाएगा, जो कि इस डिसीज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। थैलेसीमिया को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी क्लासिफाई जब करते हैं तो दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। तो जो अल्फा थैलेसीमिया होता है उसमें अल्फा चेन जो होती है वो अफेक्ट होती है हीमोग्लोबिन की, और बीटा थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है वो अफेक्ट होती है। अल्फा थैलेसीमिया क्यों होता है? अल्फा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 16 पर पाए जाने वाले, सपोज ये क्रोमोसोम 16 है। अब क्रोमोसोम 16 का एक तो क्रोमोसोम होगा पैटर्नल और एक क्रोमोसोम होगा आपके पास मैटरनल। बात ठीक है ना? एक क्रोमोसोम 16 हमको फादर से मिला है और एक मदर से मिला है, तो हमारे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है। अब इन पर पाया जाने वाले जो जीन्स हैं वो हैं HbA1, HbA2। मैं यहाँ पर इस तरह से डिनोट कर देता हूँ, HbA1, HbA2। तो अल्फा थैलेसीमिया को ये कंट्रोल करते हैं, HbA1 एंड HbA2। अब ये HbA1, HbA2 जैसे फीमेल पर प्रेजेंट, फीमेल क्रोमोसोम, फीमेल से पाए गए क्रोमोसोम नंबर 16 पर प्रेजेंट है, तो जो क्रोमोसोम नंबर 16 हमको हमारे फादर से मिला है उस पर भी HbA1, HbA2 प्रेजेंट होंगे। अंडरस्टैंड? ये रहे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये क्रोमोसोम्स जो हैं इन पर ये जीन्स प्रेजेंट हैं और ये जीन्स कंट्रोल करते हैं अल्फा थैलेसीमिया को। तो अगर यहां पर देखिए इधर, इट इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स। तो मतलब ये जो दो यहाँ पर थे और दो यहाँ पर थे, है ना, ये पैटर्नल हो गया और ये मैटरनल हो गया। तो इस तरह से अगर मान लीजिए 1, 2, 3, 4 जैसे जैसे ये जो जीन्स हैं हमारे ये ऑल्टर होते चले जाएंगे, म्यूटेट होते चले जाएंगे, वैसे वैसे जो थैलेसीमिया का जो रेट है अल्फा थैलेसीमिया का वो बढ़ता चला जाएगा, मतलब थैलेसीमिया बहुत सीवियर होता चला जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए चारों अफेक्टेड हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाएगी। द मोर द जीन्स आर अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो जितने ज़्यादा ये जीन्स अफेक्टेड होंगे, जीन्स का नंबर जितना ज़्यादा अफेक्टेड होगा उतना ही कम अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेंगे और उतना ही डेंजरस कंडीशन होगी। बीटा थैलेसीमिया हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 पर होता है। तो सपोज ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 11 है, एक फादर से मिला है और एक हमें मदर से मिला है, ठीक है ना। तो इस पर एक जीन होता है जो इसको कॉज करता है और उसका जीन का नाम है HBB। तो HBB हमें फादर वाले पे और ये रहा मदर वाले पे। तो बस ये सिंगल जीन पेयर है जो उसको कंट्रोल कर रहा है क्रोमोसोम नंबर 11 पर। तो अगर म्यूटेशन हो गया किसी एक में या दोनों में तो उसी प्रकार से बीटा थैलेसीमिया के रेट को हम समझ सकते हैं। बीटा थैलेसीमिया जब ज़्यादा सीवियर होगा तो मतलब जो हमारे दोनों HBB जीन्स हैं वो अफेक्टेड हैं, और थोड़ा कम सीवियर होगा मतलब केवल एक HBB जीन हमारा अफेक्टेड है, ठीक है ना।
तो अब लास्ट में हमें ये समझना है कि थैलेसीमिया जो है वो सिकल सेल एनीमिया से, थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया इन दैट जो थैलेसीमिया है इट इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। थैलेसीमिया में जो क्वांटिटी है हीमोग्लोबिन की, अल्फा ग्लोबिन चेन की या बीटा ग्लोबिन चेन की जो क्वांटिटी है वह कम हो जाती है, ठीक है ना। वेयर एज द सिकल सेल एनीमिया इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, जिसमें कि क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है हीमोग्लोबिन की। मतलब क्वालिटी का मतलब क्या है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ गया, यानी इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन बन गया। इट इज अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, जबकि थैलेसीमिया क्या है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, इसमें क्वांटिटी कम हो जाती है। हियर द पर्सन सिंथेसाइजेस टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझेंगे।